आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद सुमन पर। आज हम लोग यूजीसी नेट परीक्षा जून 2011 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र हल करेंगे, विश्लेषण सहित व्याख्या करेंगे। आप जो है प्रश्न का उत्तर कमेंट में अवश्य लिखिए, जिससे जो है आप की जो है रिवीजन अच्छे से हो सके। और आपको साथ साथ बता दूं कि ये जो है नेट जीआरएफ केवीएस टीजीटी पीजीटी बिहार में आने वाले बैट एग्ज़ाम का सिलेबस भी जो है नेट के तर्ज पर ही हो गया है। जो हिंदी में देने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जहाँ भी पीजी एमए बीए जहाँ भी जो है पूछा जाता है हिंदी, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न श्रृंखला। आप इसमें जुड़ के अपना जो है सफलता के लिए जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो बिल्कुल सही है मलयालम। मलयालम। आपको साथ ही बता दें, इसमें 50 प्रश्न हल करेंगे हम लोग, जिसमें से जो है आप जो है नेट जीआरएफ के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं। और इसका जो है पिछला वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, हमें प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम 2025 तक का प्रश्नोत्तरी हल करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ के अपना जो है अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्न का व्याख्या देखिएगा। मराठी, गुजराती तथा जो है हिंदी सभी जो है भारोपीय परिवार की जो है भाषा है, जबकि मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है। अब देखिएगा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? इलाहाबाद, ओरछा एवं झांसी, मथुरा, वृंदावन या बनारस। तो ब्रज भाषा जो है मथुरा और वृंदावन में बोली जाती है। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? मथुरा और वृंदावन में बोली जाती है। आइए व्याख्या देखते हैं। बोली और क्षेत्र। ब्रज भाषा मथुरा, वृंदावन, आगरा और भरतपुर। पहले जो था सिर्फ वो ऐसा आता था प्रश्न कि कौन सा अपभ्रंश में है, कौन सी उपभाषा में है या कौन सी बोली है। तो इस तरह के अब प्रश्न में कुछ चेंज हुआ है। देखिए अब जो है किस क्षेत्र में बोली जाती है ब्रज भाषा, इस तरह से प्रश्न बनने लगा है। देखते रहिए आप लोग और इससे याद भी रखिएगा, ये बार बार प्रश्न इस तरह के बनेंगे। नया पैटर्न पे इस तरह का प्रश्न बन रहा है अभी। ब्रज भाषा जो है मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर और जो है बरेली, यहाँ पर जो है कौन ब्रज भाषा याद रखिएगा। मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर और बरेली। अवधी भाषा इलाहाबाद, लखनऊ, प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर। याद रखिए कहाँ कहाँ अवधी यदि सुनने के लिए मिलेगा कहाँ? इलाहाबाद में। ऐसे अवधी इलाहाबाद, लखनऊ है ना, और प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर में अवधी भाषा। बुंदेली जो है ओरछा, झांसी, हमीरपुर और दांतिया और सागर में बुंदेली भाषा। भोजपुरी जो है बनारस में कौन सी? भोजपुरी। गोरखपुर, बलिया, भोजपुर में भी, और बलिया और गोरखपुर में भी जो है भोजपुरी बोली जाती है। आइए अगला प्रश्न है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से या शौरसेनी अपभ्रंश से या प्राकृतिक से? हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? हिंदी भाषा की उत्पत्ति आपको पता ही है कि शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। आइए व्याख्या देखते हैं। ये भी क्रम जो है इस बार बीपीएससी में पूछा गया था। अक्सर एग्जाम में ये क्रम पूछ लिया जाता है। सेट एग्जाम जो हुआ था मध्य प्रदेश में, उसमें भी इस तरह के क्रम, इस तरह मतलब इस टाइप का ही क्रम से संबंधित प्रश्न आया था। देखिए क्या है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति का जो है विकास क्रम वैदिक संस्कृत का समय भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। वैदिक कब तक पढ़ रहे थे? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। पाली हो जाएगा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। पाली कब तक? 500 ईसा पूर्व से और 1 ईस्वी तक। और प्राकृतिक का समय हो जाएगा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक।
तो वहाँ पूछा गया था लौकिक संस्कृत का समय हाँ, लौकिक संस्कृत का समय कब से कब तक, नहीं, पाली संस्कृत, पाली पाली का समय कब से कब तक है, तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पूछा गया था, MP सेट में पूछा गया था। अब देखिए अपभ्रंश जो है ईस्वी में आ जाता है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, लेकिन पाली हो जाएगा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और प्राकृतिक हो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और जो है लौकिक संस्कृत 1000 से 500, लेकिन जो है वैदिक पूछा जाए तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक जो है वैदिक संस्कृत हो जाएगा। आइए, षोडशेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौड़वी, और जो है ये उपभाषा हो जाएगी पश्चिमी हिंदी, और जो है बोली हो जाएगी खड़ी बोली, कौड़वी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। अब देखिए अगला प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा आप कमेंट में, जिससे याददाश्त बना रहे। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तिमाल, 84 वैष्णव की वार्ता, वचनामृत। तो इसमें जो है ना महाप्रभु वल्लभाचार्य का 84 वैष्णव की वार्ता, कितना, 84 वैष्णव की वार्ता में जो है वल्लभाचार्य के शिष्यों की चर्चा है। लेकिन आपको बताना है 252 वैष्णव की वार्ता में किसके शिष्य की चर्चा है। 84 वैष्णव की वार्ता में जो है गोकुलनाथ की रचना है। इसमें जो है वल्लभाचार्य के शिष्य की जो है जीवन वृत्त वर्णित है। आपसे प्रश्न पूछे थे 252 वैष्णव की वार्ता में जो है गोकुलनाथ का जो है रचना है। इसमें विट्ठलनाथ के शिष्यों की जीवन वृत्त का जो है वर्णन मिलता है। आपको बताए भी थे वल्लभाचार्य के जो है 4 शिष्य का नाम और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य का नाम आपको याद होगा। आप लोग कमेंट में लिख के बताएं। अगला प्रश्न है, काशी में जो है हम प्रगट भये रामानंद चिताए किसकी पंक्ति है, कबीर, तुलसी, सूर या रैदास जी। तो कहाँ पर, काशी में जो है प्रगट हुआ था, और रामानंद चिताए ये जो है कबीर की पंक्ति है, किसकी है, कबीरदास की है। काशी में प्रगट भये रामानंद चिताए ये कबीर की पंक्ति है। और जो है जाके कुटुम्ब सब ढोर ढोवत फिर ही अजहूँ बनारसी आप आसपास। तो ये पंक्ति रैदास की है, संत रविदास की, रैदास की है, संत रविदास भी उन्हीं का नाम है, रैदास का। तो जाके कुटुम्ब सब ढोर ढोवत फिर ही अजहूँ बनारसी आस पास, ये रैदास की पंक्ति है। मातु पिता जग जाई तजियो विधि हूँ ना लिखी कुछ भाल भलाई, ये गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति है। क्या कहते हैं, मातु पिता जग जाई ज्यों विधि हूँ ना लिखी कुछ भाल भलाई, गोस्वामी तुलसीदास की है। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुनु अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह वर्त टरत है ना टाड़े, ये सूरदास की है। क्या कहते हैं, हम भक्तन जो है, भक्त हमारे, हम भक्तन करते हैं तो, और भक्त किसके होते हैं, हमारे हो जाते हैं। सुनो अर्जुन परितिज्ञा मेरी, यह वर्त टरत न टाड़े, ये सूरदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, उत्तर दीजिए कमेंट में। कमेंट में उत्तर देने से आपको याददाश्त बना रहेगा। रासो शब्द की जो है उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। गाजदासी या पंडित राम नारायण दुग्गड या रामचंद्र शुक्ल या जो है
हरप्रसाद शास्त्री। तो रासो को जो है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने माना है? तो ये शुक्ल जी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है रासो शब्द की उत्पत्ति किसे रसायन से मान लिए हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान। देखिए रासो शब्द के ये इससे एक प्रश्न बन ही जाता है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। रसायन, रसायन जो है कौन बोले हैं रासो शब्द को? तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वहीं जो है गाजदासी बोलते हैं राजसूड़ी। एक बार फिर से देखिएगा, रसायन, रसायन शब्द जो है रासो को कौन कहता? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे थे। वहीं जो है राजसुर कौन कहे थे? तो गाजदासी कहे थे। वहीं जो है राजयश, राजयश कौन के? यश प्राप्त करना है, हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं। रासक, रासक शब्द कौन कहते हैं? नरोत्तम स्वामी, नरों में उत्तम है, वही क्या कहेंगे? रासक शब्द कहते हैं रासो शब्द को। वहीं जो है रास, रास कौन कहते हैं? नंद दुलारी वाजपेयी, नंद दुलारे थे इसलिए वो रासो को क्या कहे? रास। वहीं जो है नरों में उत्तम होंगे तो वो क्या कहेंगे? रासक कहेंगे रासो को। और जो हरप्रसाद शास्त्री राजयश, हरप्रसाद शास्त्री शास्त्र में ध्यान देते हैं तो बोले यार राजयश है वहीं रासो को। वहीं जो है गाजदासी कहते हैं राजसु, राजसु सुई। और जो है रसायन, रसायन कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कमेंट में। लक्षण ग्रंथ का जो है अर्थ है नायिका भेद, काव्यांग विवेचन, रस निष्पत्ति या गुण दोष। जी बिल्कुल सही है, काव्यांग विवेचन। चलिए देखिएगा, काव्य, काव्य के लक्षण दोहा, सवैया, कवित इत्यादि छंदों के जो है रूप में कवि आचार्यों द्वारा जो है निरूपण की जो लक्षण ग्रंथ होती है, छंद, अलंकार, नायिका भेद इत्यादि काव्यगत विवेचन ही लक्षण ग्रंथ है। एक बार देखिएगा, ये प्रश्न कह रहे हैं कि लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या है? तो लक्षण ग्रंथ का अर्थ है काव्यांग विवेचन। काव्यांग विवेचन में जो है क्या क्या आता है? काव्य के लक्षण, दोहा, सवैया, कवित इत्यादि छंदों के रूप में जो है कवि आचार्यों द्वारा निरूपण ही लक्षण ग्रंथ होता है। जो कवि जो है उसको अच्छे से निरूपित कर देते हैं वही क्या होता है? लक्षण ग्रंथ होता है। छंद, अलंकार, नायिका भेद इत्यादि जो है ये सब काव्यांगत विवेचन के लक्षण ग्रंथ हैं। यदि काव्यांग विवेचन के लक्षण ग्रंथ पूछा जाए तो क्या बताना है? छंद, अलंकार, नायिका भेद। अगला प्रश्न है, इनमें से जो है निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है? बिहारी, घनानंद, मतीराम, तोष। जी बिल्कुल सही है, बिहारी। बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि है। सिद्ध प्राप्ति कौन करने रहे थे? बिहारी। आगे देखिएगा, बिहारी, बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि हैं जिनका जन्म जो है 1595 में हुआ था। बिहार में आइएगा, 95 में आइए, 1595, 5 दो बार होना ही चाहिए, शुभ माना जाता है। इस तरह याद कर लीजिए, बिहारी का जन्म 1595 है और निधन 1663 है। बिहारी इम्पोर्टेंट कवि है रीति सिद्ध काल का, या रीति सिद्ध धारा कवि का, है ना। रीतिकालीन धारा कवि हैं कौन? बिहारी। वहीं जो है घनानंद, घनानंद आनंद में रहिए, 1689, 90 में एक कम, रीति मुक्त, मुक्त हो जाइए। घनानंद आनंद में रहिएगा तो मुक्तियन प्राप्त कर लिए, तो घनानंद रीति मुक्त कवि हो गए 1689, 90 में एक कम। मतीराम, मतीराम जो है 1617, मती मारा गया था 1617 वह जो कर रहे थे, मती मारा गया तो कौन? रीतिबद्ध, मतलब जो है बद्ध हो गए थे कि ये इसी सिस्टम से चलाना है, तो इसीलिए 1617 कर रहे थे। मतीराम रीतिबद्ध कवि हैं और इनका जन्म जो है 1617 ईस्वी है और इनका निधन 1701 ईस्वी है। तो उसका हो जाएगा 1765
और ये भी जो है रीतिबद्ध कवि हैं। तो क्या है? रीतिबद्ध कवि। आइए देखते हैं। बिहारी 1595 से 1663 रीति सिद्ध कवि। घनानंद 1689 से 1739 ये रीति मुक्त कवि। मतीराम 1617 से 1701 रीतिबद्ध कवि। तो 1765 रीतिबद्ध कवि। अगला प्रश्न है, कमेंट में आंसर देना अवश्य देते रहिए ताकि आपका याद बना रहे जी। विश्वजन की अर्चना मैं नहीं बाधक था, इस व्यष्टि का अभिमान किसकी पंक्ति है? भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञे, नेमिचंद जैन या त्रिलोचन। विश्वजन की अर्चना मैं नहीं बाधक था, तो ये जो है आपको पता ही है अज्ञे की पंक्ति है। विश्वजन की अर्चना व्याख्या देखते हैं। विश्वजन की अर्चना मैं नहीं बाधक था, इस व्यष्टि का अभिमान पंक्ति अज्ञे द्वारा रचित हरी घास पर क्षण भर। तो कौन सी पंक्ति किससे लिया गया है? हरी घास पर क्षण भर से लिया गया है। काव्य संग्रह के जो है कितनी संति शीर्षक कविता से उद्धृत है। तो कितनी संति जो है ये क्या है? शीर्षक है कविता का, इसी से जो है उद्धृत है। कौन सी पंक्ति? विश्वजन की अर्चना मैं नहीं बाधक था, इस व्यष्टि का अभिमान पंक्ति अज्ञे जी की जो है हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर, उसमें जो है कविता का नाम है कितनी संति शीर्षक के कविता से उद्धृत है। अज्ञे द्वारा जो है रचित प्रमुख काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं। भग्नदूत 1933, चिंता 1942, हरी घास पर क्षण भर 1949। हरी घास पर क्षण भर कितना? 49 में रुकी थी। चिंता कब हुआ था? 42 में। 42 साल के जब हो गए थे तो चिंता होने लगा, तो हरी घास पर क्षण भर रुक गए 49 में। भग्नदूत कब भाग रहे थे? 33 में। भग्नदूत 33 की है। ये सब किसकी है? अज्ञे की रचना है। आंगन के पार द्वार, एक बार ही आंगन गए और पार द्वार चले गए, तो 61 की। आंगन के पार द्वार 1961 की। सागर मुद्रा 1970, सागर के मुद्रा 1970। और जो है महावृक्ष के नीचे 1977, महावृक्ष के नीचे 1977 की है। और अब देखिए अगला है प्रश्न की मतवाला जो है के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, निराला या जो है क्या है? शिवपूजन सहाय। तो मतवाला पत्रिका का संपादक कौन हो जाते हैं? निराला। बिल्कुल सही है आपका आंसर। ये पूछा जाता है काफ़ी, काहे कि जो है इसमें कन्फ्यूजन रहता है विद्यार्थियों में। तो मतवाला किसका है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, जो 1923 का है। कवि वचन सुधा 1968 का है। कवि वचन सुधा 1968 का है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। बताइएगा कैसी पत्रिका थी? मासिक और कहाँ, या साप्ताहिक या जो है पाक्षिक, कैसी थी और कहाँ से निकलती थी? जागरण 1932 शिवपूजन सहाय की है। जागरण किसकी है? शिवपूजन सहाय की है। और धर्मयुग 1950 धर्मवीर भारती की है। धर्मयुग किसकी है? धर्मवीर भारती की पत्रिका है। मतवाला 1923 के जो है प्रथम में प्रधान संपादक के महादेव प्रसाद सेठ थे, जो कलकत्ता से जो है साप्ताहिक प्रकाशित होता था। तो कलकत्ता से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती थी? मतवाला। 1923 ईस्वी में प्रथम में प्रधान संपादक जो है महादेव प्रसाद सेठ थे, जो कलकत्ता से साप्ताहिक प्रकाशित होता था। अब अगला प्रश्न है, साखी किसका जो है संकलन है? शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, हरिनारायण व्यास और विजय देव नारायण शाही।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा साखी। साखी जो है विजय देवनारायण शाही की है। तो देखिएगा कवि और जो है काव्य संग्रह विजय देवनारायण शाही का है साखी, मछली घर, संवाद संवाद तुमसे ये सब जो है किसकी है? विजय देवनारायण शाही की है। हरि नारायण व्यास, मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर जो है सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते, हरि नारायण व्यास की जो है काव्य संग्रह कौन है? मृग और तृष्णा और त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते, ये सब है हरिनारायण व्यास की काव्य संग्रह। और जो है शमशेर बहादुर सिंह का जो है काव्य संग्रह कौन कौन है? कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975, इतने अपने पास 1980, उदिता अभिव्यक्ति का जो है संघर्ष 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1981 की है। काल तुमसे होड़ मेरी, तो काल तुमसे होड़ मेरी ये भी शमशेर बहादुर की है, 1981 की है। काल तुमसे होड़ मेरी 1988 की है। कुछ बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995 की है। सकून की तलाश 1995। शमशेर बहादुर सिंह की जो है महत्वपूर्ण रचना देखिए, कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975, इतने अपने पास 1980, उदिता अभिव्यक्ति का जो है संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुमसे होड़ है मेरी 1988, कुछ बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995, सकून की तलाश 1995। अगला प्रश्न है जीवन विवेक की जो है साहित्य विवेक है, जीवन जो है विवेक की साहित्य विवेक है किसका कथन है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्ति बोध या अज्ञेय। तो जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है। ये तो कौन कह सकते हैं? आपको पता ही, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहे हैं। कौन कहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। जीवन विवेक ही जो है साहित्य विवेक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। वहीं जो है मार्क्सवाद जो है मार्क्सवाद कहता है हर वस्तु पर जो है डाउट करो। मार्क्सवाद क्या कहता है? हर वस्तु पर डाउट करो। तो ये कहते हैं रामविलास शर्मा कहते हैं। रामविलास शर्मा मार्क्सवाद कहता है हर वस्तु पर डाउट करो। तो रामविलास शर्मा की पंक्ति है, दुख सबको मांझता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है पंक्ति। दुख सबको मांझता है, अज्ञे की पंक्ति है, दुख सबको मांझता है। ज्ञान गर्व फैंटेसी द्वारा जो है सारा रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है, मुक्ति बोध का है। क्या कहते हैं? ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा जो है सारा रूप में जीवन की जो है पुनर्रचना करता है, ये मुक्ति बोध की जो है पंक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील आलोचक नहीं है? नंद दुलारे वाजपेयी या शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा।
हाँ जी, बताइएगा निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है प्रगतिशील आलोचक नहीं है? नंदुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त या रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी को जो है छायावादी जो है संवेदनशील है ना, संवेदनशील और स्वच्छंदवादी एवं सौष्ठववादी आलोचक के माना जाता है। तो नंदुलारे वाजपेयी को कैसा जो है आलोचक? देखिए, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा आदि जो है सभी प्रगतिशील या प्रगतिवाद और मार्क्सवाद आलोचक हैं, आलोचना करते थे। प्रगतिशील का भी, प्रगतिवाद का भी और मार्क्सवादी, तीनों आलोचक हैं, है ना। कौन कौन? एक हो गए शिवदान सिंह चौहान प्रगतिशील, प्रकाश चंद्र गुप्त प्रगतिवादी और जो है रामविलास शर्मा जो है मार्क्सवादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, अलमा कबूतरी किसकी रचना है? मृदुला गर्ग और जो है गीतांजलि श्री और मैत्री पुष्पा, चित्रा मृदुगल। तो आलमा कबूतरी जो है ना, ये मैत्री पुष्पा की रचना है, मैत्री पुष्पा की रचना है। आलमा कबूतरी 2000 ईस्वी की है, मैत्री पुष्पा की है। कठगुलाब 1996 का है, जो मृदुला गर्ग का है। कठगुलाब किसका है? मृदुला गर्ग का है, 1996 का है। एक जमीन अपनी 1990 की है, चित्रा मृदुगल की है। एक जमीन अपनी किसकी है? चित्रा मृदुगल की है। माई 1993 गीतांजलि श्री की है। माई किसकी है? गीतांजलि श्री की है, 1993। विलोम किस नाटक का पात्र है? चंद्रगुप्त और अंधा युग या जो है कोमल गंधार या आषाढ़ का एक दिन। विलोम किस नाटक का पात्र है? तो विलोम आपको पता ही है, आषाढ़ का एक दिन का पात्र है। चलिए देखिएगा, इसका व्याख्या देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 की है, याद रखिएगा, काफ़ी पूछा जाता है। आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष 1958 और जो है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? मोहन राकेश। और इसमें जो है पात्र देखिएगा, विलोम, मातुल, दंतुल, अंबिका, कालिदास और मालिका। तो आपको थोड़ा सा बता दें कि कालिदास और जो है अंबिका जो है मल्लिका, अंबिका माँ है मल्लिका की, और जो है इनका जो है विलोम कालिदास से मल्लिका का जो है प्रेम हो जाता है, और जो है इसी का जो है यही बीच के जो है संवाद है। विलोम जो है कालिदास के बारे में आके बताते हैं। इस तरह से आप जब पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चंद्रगुप्त जो है 1931 की रचना है, जो नाटककार है जयशंकर प्रसाद। इसमें जो है पात्र कौन है? चाणक्य और सिंघरन, कार्नेलिया और कल्याणी, सुवासिनी, अंबिका और सेल्यूकस, सक्टार्क और राक्षस। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त नाटक के जो है पात्र याद रखिए, चाणक्य, सिंघरन, कार्नेलिया, कल्याणी, सुवासिनी, अंबिक और सेल्यूकस, सक्टार्क और राक्षस। अंधा युग 1955 का है, किसका है? धर्मवीर भारती का है। यूसु महाभारत के पात्र हैं। यूसु किसके पात्र हैं? महाभारत के पात्र हैं। कोमल गंधार 1982, जो शंकर शेष की है। कोमल गंधार किसका है? शंकर शेष का है, 1982 का है। ये गंधारी महाभारत के जो है पात्र हैं। किसके पात्र हैं? महाभारत के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है कृति जो है आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चीरों पर चांदनी या अर्ध कथानक या बाणभट्ट की आत्मकथा। जी बिल्कुल आपका सही है, अर्ध कथानक जो है ये जो है आत्मकथा है। देखिए व्याख्या देखते हैं। अर्ध कथानक के जो है 1641 का है। कब का है? 1641 का है। बनारसी दास से जैन की है।
कर रहा है, और कलम का सिपाही 1962 का है जो अमृत राय का है। अमृत राय का कलम का सिपाही है जो जीवनी है। कलम का सिपाही क्या है? जीवनी विधा है। वहीं जो है चीरों पर चांदनी 1964 का है। चीरों पे चांदनी का 1964 निर्मल थी। चीरों पे चांदनी कैसी होती है? निर्मल होती है। निर्मल वर्मा की है। यात्रा साहित्य, यात्रा कर रहे थे चीरों पे चांदनी जो है यात्रा साहित्य 1964 की है। और बाण भट्ट की आत्मकथा ये 1946 की है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ये उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है? उपन्यास है। अर्ध कथानक के 1641 बनारसी दास जैन द्वारा जो है ब्रज भाषा में पदात्मक के शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम जो है क्या है? प्रथम आत्मकथा है। प्रथम आत्मकथा कौन सा है? तो अर्ध कथानक के 1641 बनारसी दास जैन द्वारा जो है ब्रज भाषा में पदात्मक के शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम आत्मकथा है अर्ध कथानक। कलम का सिपाही 1962 का है। प्रेमचंद की जो है जीवनी है, जिसकी जो है रचना प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने की थी। तो कलम का सिपाही 1962 का है। किसका है? प्रेमचंद की जीवनी है, जिसकी जो है रचना कौन किए थे? प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने किए थे। चितवन की छाँव, चितवन की छाँव जो है निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट या हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। चितवन की छाँव तो ये हो जाएंगे विद्यानिवास मिश्र की है। आइए व्याख्या देखते हैं। चितवन की छाँव, चितवन की छाँव 1953 की है। विद्यानिवास में बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। अशोक के फूल ये भी पूछा जाता है, 1948 की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। देखिएगा चितवन की छाँव 1953 की है, विद्यानिवास मिश्र की है। अशोक का फूल 1948 का है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। संसार महानाटकशाला है, बालकृष्ण भट्ट का है। संसार महानाटकशाला है कौन कहते हैं? बालकृष्ण भट्ट कहते हैं। और पगडंडियों का जमाना 1966 हरिशंकर परसाई का है। पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई का है। अगला प्रश्न है अनुमतिवाद। अनुमतिवाद के प्रतिष्ठाता है ना, प्रतिष्ठिता कौन है? भरतमुनि या आनंदवर्धन या शंकुक या अभिनवगुप्त। तो अनुमति जो है शंकुक करने की अनुमति तो अभी शंकुक का हो जाएगा। अनुमतिवाद शंकुक का हो जाएगा। चलिए, तो भरतमुनि ने के जो है रस सूत्र की व्याख्या शंकुक के अनुमतिवाद के सिद्धांत से किया गया है, जबकि जो है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक के आनंदवर्धन है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन है। किंसुक कुसुम जानकर झपटा भोरा सूक की लाल चोच पर तोते ने निज ठोर चलाई जाबुन का फल उसे सोचकर। तो इसमें कौन सा अलंकार है? संदेह हो गया ना, या भ्रांति हुआ? ये दोनों में से बताइए कौन सा अलंकार होगा इसमें? या स्वाभिव्यक्ति अलंकार या अन्योक्ति अलंकार। तो इसमें भ्रांति हो गया कि जो है तोता ने जो है ना किसुक कुसुम में जानकर झपटा घोड़ा सूक है ना, कुसुम जान करके जो घोड़ा लगाया लाल चोच देख के उसका, और जो है जब तो तोता था तो वो देख रहा था ये जाबुन है, इसलिए जो है वो चोच लगा दिया जाबुन समझ के। किस पर? घोड़ा पर। तो इस तरह जो है भ्रांति हो गया था। देखिए, जहाँ किसी जो है वस्तु में जो है किसी दूसरे वस्तु की जो है होने की भ्रम में हो, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। कि सुख कुसुम में जानकर झपटा भोरा सूख की लाल चोच पर तोते ने निज ठोर चलाई जाबुन का क्या फल उसे सोचकर।
ये हो गया कौन सा, भ्रांतिमान। लेकिन संदेह अलंकार कहाँ होता है, जहाँ किसी वस्तु में किसी दूसरे वस्तु का जो है सदृश्य, मतलब ऐसा मतलब लग रहा है वही तो नहीं है, सदृश्य होने के कारण जो उपमेय उपमान्य में जो है संशय होने लगती है, वहाँ जो है क्या हो जाता है, संशय अलंकार होता है। साड़ी बीच नाड़ी है कि नाड़ी बीच साड़ी, कि साड़ी ही की नाड़ी है कि नाड़ी ही की साड़ी। मतलब जो है जब कृष्ण भगवान जो है साड़ी दे रहे थे तो पता ही नहीं चलता था, खत्म हो ही नहीं रहा है, खत्म हो ही नहीं रहा है। तो इसमें बोल रहे थे साड़ी बीच नाड़ी है कि नाड़ी बीच साड़ी, किसको, द्रौपदी को दे रहे थे ना जी। चीरहरण जब हो रहा था। चलिए आइए देखते हैं अनुयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी की बात किसी और पर ढाल कर कही जाए वहाँ अनुयोक्ति अलंकार होता है। स्वार्थ, सुकृति, श्रम वृथा, देखो विहंग विचार, बाज पराए पानी पर, तू पछनू न मार, अनुयोक्ति अलंकार है। स्वभोक्ति अलंकार, जहाँ किसी के जो है स्वभाव, धर्म, कर्म, दशा का जो है यथावत जो है अथवा जो है स्वाभाविक के वर्णन हो, वहाँ स्वभोक्ति अलंकार होता है। देखिए जैसे चितवनी घोड़े भाई की, गोड़े मुख मुस्कानी, ललनी ललकी आली गड़े, चित खटकती नित आनी। इसमें जो है स्वभोक्ति अलंकार होता है, जहाँ पर जो है किसी के जो है स्वभाव, धर्म, कर्म, दशा यथवा अथवा जो है स्वाभाविक के वर्णन हो, वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार होता है। जैसे चितवनी भोर भाई की, गोरे मुख मुस्कानी, और लगनी लटकी आली गड़े, चित खटकती नित आनी। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। काव्य अलंकार के रचयिता कौन है, भरत, मणि या कुंतक या भाम या दंडी। तो आपको पता ही है काव्य अलंकार, काव्य कौन पढ़ेंगे, भरत ही पढ़ सकते हैं, भरत मुनि क्या पढ़ते हैं, काव्य अलंकार। आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप जुड़ के जो है आप अपना जो है इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं। और साथ में बता दूं कि उसमें जो है जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं क्यूज प्रतियोगिता, जिसमें आप भाग लेकर के जो है अपने प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं प्रश्न के माध्यम से। चलिए आइए देखिए व्याख्या देखते हैं। काव्य अलंकार जो है रचनाकाल जो है कौन है रचनाकार, तो भामा है, रचनाकार हो गए भामा। वहीं जो है नाट्यशास्त्र तो बहुत फेमस है, किसका है, भरत मुनि का है। वक्रोक्ति जीवितम किसका है, कुंतक का है। काव्यदर्श किसका है, दंडी का, दंडी। वहीं जो है कालक्रम में के अनुसार जो है चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का जो है सही अनुक्रम लगाइए। हृदय की परख है, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, हृदय की प्यास, हृदय की परख। तीसरा है हृदय की प्यास, आत्मदाह, हृदय की परख, अमर अभिलाषा, हृदय की परख और आत्मदाह, हृदय की प्यास। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास का क्रम जो है हृदय की परख, हृदय का प्यास, पहले हृदय की परख हुआ, तब जो है प्यास लगा, हृदय की प्यास, फिर जो अमर अभिलाषा, तब क्या कि अभिलाषा का जो आत्मदाह कर दिए। देखिएगा इसका जो है प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं व्याख्या में। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के जो उपन्यासों का सही अनुक्रम है, हृदय की परख 1918 की है, और हृदय की प्यास 1931 की है, अमर अभिलाषा 1933 से, वे विचार 1924 की है,
आत्मदाह 1937 की है, आत्मदाह 1937, वे विचार 1924, अमर अभिलाषा 1933 की है। कालखंड की दृष्टि से कहानियों को सही अनुक्रम में लिखिए। कफन, ग्राम, पाल गोमड़ा का स्कूटर और डिप्टी कलेक्टरी। तो दूसरा है ग्राम, कफन, डिप्टी कलेक्टरी, पाल गोमड़ा का स्कूटर। तीसरा है पाल गोमड़ा का स्कूटर, डिप्टी कलेक्टरी, कफन और ग्राम। तीसरा है, चौथा हो जाएगा डिप्टी कलेक्टर, पाल गोमड़ा का स्कूटर, ग्राम, कफन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम। ग्राम किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। कब का है ये आपको बताना है। कफन जो है किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। डिप्टी कलेक्टरी किसका है? आपको बताना है। पाल गोमड़ा का स्कूटर किसका है? आपको बताना है। आइए देखिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। ग्राम में जो है ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का। कब? 11 का। ग्राम में रहिए 11 साल में। कब रहते हैं? ग्राम में। 1911 का है। कफन 1936 का है। मुंशी प्रेमचंद का है। डिप्टी कलेक्टर अमरकांत, अमर थे, डिप्टी कलेक्टर बन गए 1956 में। अमरकांत का है डिप्टी कलेक्टरी। और जयपाल गोमड़ा का स्कूटर कौन है? उदय प्रकाश। सुबह सुबह हुआ उदय। और जयपाल गोमड़ा का स्कूटर 1997। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों के जो है सही अनुक्रम में कौन सा है? राजश्री, खजुराहो का शिल्पी और कोणार्क, भारत दुर्दशा। दूसरा है कोणार्क, भारत दुर्दशा, राजश्री, खुसरो और खजुराहो का जो है शिल्पी, खजुराहो का शिल्पी, कोणार्क, राजश्री और जो है भारत दुर्दशा। चौथा हो जाएगा भारत दुर्दशा, राजश्री, कोणार्क और खजुराहो का शिल्पी। तो इसका डी नंबर ही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्रश्न है कि निम्नलिखित नाटकों का जो है सही अनुक्रम कौन सा है? राजश्री, खजुराहो का शिल्पी, कोणार्क, भारत दुर्दशा, कोणार्क, भारत दुर्दशा, राजश्री, खजुराहो का शिल्पी। तो इसका सही आंसर आपको बता ही दिए। तो भारत दुर्दशा, राजश्री, कोणार्क और खजुराहो का शिल्पी। तो इसका प्रकाशन वर्ष देख लीजिए। भारत दुर्दशा 1880 का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारत दुर्दशा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, काफ़ी पूछी जाती है। 1880 की है। राजश्री 1915 का है, जयशंकर प्रसाद का है। कोणार्क 1951, जगदीश चंद्र माथुर का है। खजुराहो का शिल्पी 1982 का है, शंकर शेष का है। खजुराहो का शिल्पी 1982 का है, शंकर शेष का है। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से जो है निम्नलिखित ग्रंथों का जो है सही अनुक्रम लगाएं। काव्य प्रकाश, दारू 10 रूपक, काव्य अलंकार, सूत्रवृत्ति, नाट्यशास्त्र। दूसरा है नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, सूत्रवृत्ति, 10 रूपक के काव्य प्रकाश। तीसरा है काव्य अलंकार, रसवृत्ति, नाट्यशास्त्र, काव्य प्रकाश, 10 रूपक। उसके बाद चौथा है 10 रूपक, काव्य प्रकाश, काव्य अलंकार, सूत्रवृत्ति और नाट्यशास्त्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता ही है कि इसका नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, 10 रूप, काव्य अलंकार, सूत्रवृत्ति और 10 रूपक के काव्य प्रकाश इसका सही आंसर है। आइए हम व्याख्या के साथ देखते हैं। देखिए इसमें व्याख्या में दिया है कि जो है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, इसका जो है द्वितीय शताब्दी अर्थात जो है 8वीं शताब्दी का जो है उत्तरार्ध में हुआ था। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था क्या? नाट्यशास्त्र जो है ये द्वितीय शताब्दी में हुआ था, भरत मुनि का है। नाट्यशास्त्र किसका है? भरत मुनि का है, द्वितीय शताब्दी में। लेकिन काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति जो है 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में हुआ था, वामन का है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसका है? 8वीं शताब्दी के जो है उत्तरार्ध का जो है ये वामन का है। 10 रूपक 10वीं शताब्दी का जो है उत्तरार्ध का है, धनंजय का है। 10 रूपक किसका है? धनंजय का है और 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है।
और जो है काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी के जो है उत्तरार्ध का है, मम्मट का है। काव्य प्रकाश किसका है? मम्मट का है, 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वर्णनों का सही अनुक्रम बताइए। अरे यावर रहेगा याद, देश विदेश, तंत्रलोक से यंत्रालोक तक, हंसते निर्झर दहकती भट्टी। दूसरा ऑप्शन है हंसते निर्झर दहकती भट्टी, देश विदेश, अरे यावर रहेगा याद, तंत्रालोक तक। तीसरा ऑप्शन है देश विदेश से तंत्रालोक तक के, हंसते निर्झर और दहकती भट्टी, अरे यावर रहेगा याद। चौथा है अरे यावर रहेगा याद, देश विदेश से हंसते निर्झर दहकती भट्टी और तंत्रालोक से यंत्रालोक तक के। आपका सही आंसर बिल्कुल सही है, चौथा ही है। आइए व्याख्या देखते हैं। कहते हैं अरे यावर रहेगा याद जो है 1953 का है। ये सच्चिदानंद हीरानंद का है, वत्सन अज्ञे, अर्थात जो है पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सन अज्ञे। ये अरे यावर रहेगा याद रखना है 3 बार, अर्थात 1953 का है। यावर रहेगा याद 1953। एक बूंद सहसा उछला, बहुत इंपॉर्टेंट है अज्ञे की, 1960 की है। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सन अज्ञे की रचना है, एक बूंद सहसा उछली। उसके बाद देश विदेश जो है रामधारी सिंह दिनकर। कहाँ घूमते थे? देश विदेश। कब? 1957 में। देश विदेश 1957 की है, रामधारी सिंह दिनकर की है। वहीं मेरी जो है यात्राएं किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जो है 70 में जो है मेरी यात्राएं लिखी, और जो है पहले देश विदेश घूम रहे थे 57 में रामधारी सिंह दिनकर। दिन में ही घूमेंगे न देश विदेश। रामधारी सिंह दिनकर 1957, देश विदेश मेरी यात्राएं 1970। तंत्रालोक तक यह 1968 का है, नागेंद्र का है। तंत्रालोक से तंत्रालोक तक किसका है? 1968 का है, नागेंद्र का है। अप्रवासी की यात्राएं 1972 की है, नागेंद्र की है। अप्रवासी की यात्राएं 1972 की है, नागेंद्र की है। हंसते निर्झर दहकती भट्टियां 1966 की है। ज्योति पुंज हिमालय 1982 की है, विष्णु प्रभाकर। ज्योति पुंज हिमालय 1982, विष्णु प्रभाकर। हम सफर मिलते रहे 1996 का है, विष्णु प्रभाकर। हम सफर मिलते रहे 1996 का है, विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट में आप लोग उत्तर दीजिए, और साथ ही आप बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। आप लोग जो है पूरा वीडियो अवश्य देखें, ताकि जो है आपका जो है एक जैसे वर्ष में जो पूछा गया है 50 प्रश्न सारा एक साथ ही हल हो सके। थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो फिर जो है आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी, पूरा आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए एक वीडियो पूरा देखें, फिर जो है अगली वीडियो देखें, इससे जो है आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। भगवती चरण वर्मा, बच्चन और अज्ञे नागेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा। दूसरा है अज्ञे नरेंद्र शर्मा, बच्चन, भगवती चरण वर्मा। तीसरा है बच्चन, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, अज्ञे, और जो है चौथा हो जाएगा नरेंद्र शर्मा, अज्ञे, बच्चन और जो है भगवती चरण वर्मा। तो इसका पहला हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, बच्चन, अज्ञे और जो है नरेंद्र शर्मा। चलिए आइए व्याख्या देखते हैं। भगवती चरण वर्मा का जो है जीवन काल है 1903 ईस्वी से 1981 तक। हरिवंश राय बच्चन का जो है इसका जीवन हो जाएगा 1907 से लेकर के 2003 तक। हरिवंश राय बच्चन का 1907 से 2003 तक के। वहीं सच्चिदानंद हीरानंद वत्सन अज्ञे
तो इसका जन्म हो जाएगा 1911 से 1987 तक। सच्चिदानंद हीरानंद व सेन अज्ञे जो है इनका जन्म हो जाएगा 1911 से 1987 तक के। और जो है नरेंद्र शर्मा का जन्म कब हो जाएगा 1913 से लेकर के 1991 तक। नरेंद्र शर्मा 1913 से 1991 तक। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का जो है सही क्रम क्या लिखिए। कुंवर नारायण, निर्मल वर्मा, दिनकर, अज्ञे। दूसरा है अज्ञे, दिनकर, कुंवर नारायण, निर्मल वर्मा। तीसरा है दिनकर, अज्ञे, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण। चौथा है निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण और अज्ञे, दिनकर। तो इसी नंबर इसका आंसर हो जाएगा दिनकर, अज्ञे, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण। आप लोग बताइएगा दिनकर का जो है कब जन्म हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकार, अच्छा ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, सॉरी दिन जन्म बता सकते हैं। अज्ञे का जन्म कब हुआ, निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ, कुंवर नारायण का। आपको ये भी बताना है कि जो है इसका जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। आइए देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पे मिला था कब, 1972 पे। सबसे पहले 72 में किसको मिला, रामधारी सिंह दिनकर को जो है इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1972 में मिला उर्वशी के लिए। सच्चिदानंद व हीरानंद व सेन अज्ञे कितने नाव में कितने बार चढ़ रहे थे, 1978 में। तो पहले उर्वशी 72 और 78 में कितने नाव में कितने बार, 1978 ये अज्ञे की है। उसके बाद जो है निर्मल वर्मा संपूर्ण साहित्य के लिए मिलने लगा था 1999 में। आपको बताना है संपूर्ण साहित्य के लिए कब से पुरस्कार मिलने लगा था सर। तो निर्मल वर्मा को मिला 1999 में संपूर्ण साहित्य, और कुंवर नारायण को मिला संपूर्ण साहित्य जो है 2005 ईस्वी में। नोट में दिया गया है 1984 के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखन के समग्र साहित्य योगदान पर दिया जाने लगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से, तो 1984 से। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है आदिकालीन जो है रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। भारतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलभद्र रास या नेमिनाथ रास या संगीत रत्नाकर। दूसरा है स्थूलभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर या भरतेश्वर बाहुबली रास। तीसरा है नेमिनाथ रास, स्थूलभद्र रास या भरतेश्वर बाहुबली रास या संगीत रत्नाकर। चौथा है संगीत रत्नाकर, भारतेश्वर बाहुबली रास, नेमिनाथ रास, स्थूलभद्र रास। तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा भारतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलभद्र रास और जो है नेमिनाथ रास और संगीत रत्नाकर। भारतेश्वर बाहुबली रास जो है 1184 ईस्वी शालिभद्र सूरी की है। स्थूलभद्र रास 1209 ईस्वी जीन धर्म सूरी की है। नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी सुमति गनी की है। नेमिनाथ रास किसकी है, सुमति गनी की, 1213 ईस्वी। संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी की है, सारंग देव की है। संगीत रत्नाकर किसकी है, 13वीं शताब्दी, सारंग देव की है। अगला प्रश्न है रचना काल के अनुसार जो है सही अनुक्रम लिखिए। इंद्रधनुष से रौंदे हुए, सीढ़ियों पर धूप में, नए इलाके में, वर्जवा के बहाने रचनाकार का अनुक्रम कौन सा सही है। आपके पास 4 ऑप्शन है, सही वाला बताइए कौन सा है। जी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, पहला ही। इन धनुष रौंदे हुए और सीढ़ियों पर जो है धूप, नए इलाके में और जो है वर्जवा के बहाने। आइए व्याख्या देखते हैं। इंद्रधनुष रौंदे हुए कब की है, 1957 की है। और जो है अज्ञे की है, किसकी है, इंद्रधनुष रौंदे हुए, इन भी इम्पोर्टेंट है, 1957 की है, अज्ञे की है। और जो है सीढ़ियों पर धूप, सीढ़ियों पे धूप आया रघुवीर सहाय हो गए ना, रघुवीर जी कब 60 में सहाय हुए थे। तो सीढ़ियों पर धूप आया, रघुवीर सहाय, सीढ़ियों पे धूप।
नए इलाके में 1996 का है, अरुण कमल का है। नए इलाके में कौन गए थे? अरुण कमल खिलाने गए थे। तो नए इलाके में अरुण कमल 1996 की है। वर्जवा के बहाने, वर्जवा के बहाने 2008 का है, कुंवर नारायण का है। वर्जवा के बहाने 2008 का है, कुंवर नारायण का है। काव्य लक्षण ने और जो है उसके जो है प्रतिष्ठापकों का सुमेलन कीजिए। शब्दार्थो सहितो काव्यम पंडित राज जगन्नाथ शरीरी शरीरी ताविष्ठिति विश्वनाथ और जो है रमणीयार्थ प्रतिपादकः कुंतक रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम कौन गए? कुंतक। काव्य रसात्मक काव्यम दंडी या भाम। तो सही कोड मिलाना है आपको। देखिए छोटा कर देते हैं जी। शब्दार्थो सहितो काव्यम, तो आपको पता ही है शब्दार्थो सहितो काव्यम भाम का है। शब्दार्थो सही वाला काम कौन करते हैं? भाम। उसके बाद देखिए शरीरम त्वादृष्टार्थ छिंदना, तो ये किन की है? तो ये हो जाएगी दांडी की। शरीरांग तावदृष्टार्थ व्यवच्छिंदाना। और रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, तो ये किसका है? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये कहते हैं पंडित राज जगन्नाथ का पंक्ति है। वाक्य रसात्मक काव्यम जो है ये किसकी हो जाएगी? तो ये कुंतक की। वाक्य रसात्मक काव्यम। आइए देखते हैं व्याख्या। शब्दार्थो सहितो काव्यम भाम की है। शरीर तावदृष्टार्थ व्यवच्छिंदना पदावली दंड की है। अगला है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम पंडित जगन्नाथ की है। काव्य रसात्मक काव्यम में विश्वनाथ की है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम में कुंतक की है। निम्नलिखित में से जो है कौन सुम्मिलित कीजिए, है ना? सुम्मिलित करना है आपको। अभिव्यंजनावाद, इलियट, ये सब काफ़ी पूछा जाता है काव्य शास्त्र। यदि इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो पाश्चात्य काव्य का जो है हमारा जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें यूथ की बुक से जो है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम DTTOL SB KVS NVS जहाँ भी पूछा गया है काव्य शास्त्र से, उसका जो है वीडियो हमें एक जगह पे बना के डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए देखिएगा। अंत्यचेतनावादी यथार्थवादी वर्ड्सवर्थ, स्वच्छंदवाद क्रोचे, संप्रेषण रिचर्ड और D.H. लॉरेंस। तो आप कोड मिलाइएगा जी। अभिव्यंजनावाद कौन है? क्रोचे। कोच के व्यंजन खिला रहे थे, अभिव्यंजित हो गए, तो अभिव्यंजनावाद किसकी है? क्रोचे की है। अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद जो है ये D.H. लॉरेंस की है। D.H. लॉरेंस की अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद। स्वच्छंदवाद किन की है? तो वर्ड्सवर्थ की है। स्वच्छंदवाद वर्ड्सवर्थ की है। संप्रेषण जो है रिचर्ड्स की है। संप्रेषण किसकी है? रिचर्ड की है। अभिव्यंजनावाद जो है क्रोचे की है। अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद जो है D.H. लॉरेंस की है। स्वच्छंदवाद जो है वर्ड्सवर्थ की है। संप्रेषण रिचर्ड की है। संप्रेषण किसकी है? रिचर्ड की है। निर्वैयक्तिकता तो ये जो है इलियट की है। निर्वैयक्तिकता किसकी है? इलियट की है। अगला प्रश्न देखिएगा। निबंधकार और
32 नंबर प्रश्न देखिएगा। 32 नंबर कहते हैं निबंध कार्य और उसके कृतियों का जो है सम्मिलित कीजिए। कुबेर नाथ राय, चिंतामणि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रिया नीलकंठी और विद्यानिवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल कह रहे भीष्म को जो है क्षमा नहीं किया गया। उसके बाद जो है साहित्य देवता, आपको ऑप्शन है, आप मिलान कीजिए। जी इधर थोड़ा कर देते हैं। हाँ जी, आपको पता ही है कि कुबेर नाथ राय का जो है प्रिया नीलकंठी है। कुबेर नाथ राय की कौन सी पंक्ति है? प्रिया नीलकंठी। और जो है कीर्ति है, रचना। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो जाएगी भीष्म को जो है क्षमा नहीं किया गया। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और विद्यानिवास मिश्र की आपको पता ही है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा, ये तो इम्पोर्टेंट है। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है किसका? विद्यानिवास मिश्र का है। वहीं जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, चिंतित रहते थे शुक्ल जी। चिंतामणि किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। आइए व्याख्या देखते हैं। प्रिया नीलकंठी 1968 की है, कुबेर नाथ राय की है। कुबेर का खान से निकली थी प्रिया नीलकंठी, कब? 68 में, 1968 की है। भीष्म की जो है, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हजार बार कहते हैं भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। वहीं जो है मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, चार बार भींग गया। तो 1974 की है, विद्यानिवास मिश्र की है। चिंतामणि जो है 1939 की है, रामचंद्र शुक्ल की है। चिंतित रहते थे, 39 साल के हुए तो चिंतित हो गए थे। चिंतामणि 1939 की है, रामचंद्र शुक्ल की है। साहित्य देवता 1943 की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। अगला प्रश्न है, उपन्यास और उपन्यासकारों को जो है सम्मिलित कीजिए। पुनर्वा, यशपाल, कब तक के पुकारूं, भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे चित्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और जो है मनुष्य के रूप, रागी राघव और अमृत लाल नागर। लीजिए कोड आपके पास आ गया, आप मिलान कीजिए। जी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जी पुनर्वा तो आपको पता ही है ना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अपना थोड़ा दिमाग लगाइए। पुनर्वा किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। मनुष्य के रूप किसकी हो जाएगी? यशपाल की। मनुष्य के रूप बहुत सारे रूप होंगे, यश करके यशपाल के मनुष्य के रूप। कब तक पुकारूं हो जाएगा किसका? रागे राघव तक। राग में जो है कब तक पुकारेंगे? रागे राघव, कब तक पुकारूं। याद रखने के लिए थोड़ा थोड़ा हम हिंट करते जा रहे हैं। भूले बिसरे चित्र जो है हो जाएगा भगवती चरण वर्मा का। जो भूल बिसर गए हैं चित्र सब याद आ जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। पुनर्वा 1973 का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किया है। कब तक के पुकार 1957 का है, रागे राघव का है। भूले बिसरे चित्र 1959 का है, भगवती चरण वर्मा का है। मनुष्य के रूप 1949 का है, यशपाल का है। बूंद और समुद्र 1956 का है, अमृतलाल नागर का है। बूंद और समुद्र किसका है? अमृतलाल नागर का है, 1956 का है। अगला प्रश्न है, पत्रिकाओं तथा उसके जो है संपादकों का सम्मिलित कीजिए। वांगार्थ और जो है कमला प्रसाद, नया ज्ञानोदय, प्रयाग शुक्ल, वसुधा, रविंद्र कालिया, रंग प्रसंग, अखिलेश, विजय बहादुर सिंह। कोड देखिए, कोड मिलाइएगा, है ना। क्या है? वार्गथ किसका है? वार्गथ हो जाएगा विजय बहादुर सिंह का। नया ज्ञानोदय किनका हुआ? रविंद्र कालिया का। रविंद्र को जो है नया ज्ञान हुआ, रविंद्र कालिया नया ज्ञान। वसुधा हो जाता है कमला प्रसाद का। वसुधा।
प्रसंग, रंग प्रसंग हो जाएगा प्रयाग शुक्ल का। आइए व्याख्या देखते हैं। वार्गथ, वार्थ जो है मासिक के कलकत्ता से निकलती थी। ये जो है विजय बहादुर सिंह की है, विजय प्राप्त कर दिए थे वार्गथ। नया ज्ञानोदय, नया ज्ञानोदय जो है पत्रिका के संपादक जो है मासिक के दिल्ली से निकलती थी रविंद्र कालिया। नया ज्ञान हुआ था, रविंद्र कालिया को पत्रिका निकाले थे मासिक दिल्ली से। वहीं त्रैमासिक वसुधा जो है ना, वसुधा, सुधा दूध खाइए, कमला प्रसाद, कमला प्रसाद की है त्रैमासिक, भोपाल से निकलती थी। वसुधा जो है किसकी है, कमला प्रसाद की है, त्रैमासिक भोपाल से निकलती थी। रंग प्रसंग ये जो है प्रयाग शुक्ल का है। तद्भव ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रैमासिक, तद्भव त्रैमासिक की और जो अखिलेश का है जो लखनऊ से निकलती थी। अगला प्रश्न है कहानी कार्य और उसके जो है कहानियों का सम्मिलित कीजिए। उषा प्रेमवदा, सिक्का बदल गया, मनु भंडारी जो है, मनु भंडारी, परिंदे, कृष्णा सोबती, वापसी और जो है निर्मल वर्मा, आद्रा, अकेली। तो इसका सही मिलान कौन सा हो जाएगा? उषा प्रेमवदा, उषा प्रेमवदा का जो है कौन सा जो वापसी, उषा प्रेमवदा वापसी। मनु भंडारी, मनु भंडारी का हो जाएगा कौन सा? तो अकेली। मनु भंडारी का कौन सी रचना हो जाएगी? अकेली। और जो है कृष्णा सोबती की हो जाएगी जो है सिक्का बदल गया। कृष्णा सोबती क्या कहते हैं? सिक्का बदल गया। निर्मल वर्मा का है कि कौन सा? परिंदे, निर्मल वर्मा परिंदे। आइए देखते हैं इसका व्याख्या। वापसी जो है उषा प्रेमवदा की है, वापस कौन जाते हैं? उषा प्रेमवदा। अकेली जा रही है मनु भंडारी, अकेली कौन है? मनु भंडारी, भंडार है लेकिन फिर भी अकेली है। वहीं जो है सिक्का बदल गया, कृष्ण भगवान कहते हैं सिक्का बदल, कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया। परिंदे, निर्मल वर्मा, परिंदे किसकी है? निर्मल वर्मा की, बहुत महत्वपूर्ण है। आद्रा, मोहन राकेश की है। अगला प्रश्न देखिएगा, पंक्ति के साथ जो है कवियों को सम्मिलित कीजिए। जिधर अन्याय है उधर शक्ति है, जिधर अन्याय है उधर क्या है? उधर शक्ति है। नागार्जुन। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, बीपीएससी में भी पूछा गया था, नेट में भी पूछा गया, DSSB में पूछा गया। नारी तुम केवल श्रद्धा हो किन की पंक्ति है? दिनकर की है या किन की है बताइएगा। बहुत दिनों तक के चक्की रोई, चूल्हा रहा उदास, ये भी पूछा जाता है। निराला की है, किसकी है? और जो है सिंहासन खाली करो, ये भी पूछा जाता है, पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया है। सिंहासन खाली करो जनता आती है, पंत की है या प्रसाद की है? कोट के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आपको पता ही होगा कि जो है बहुत दिनों तक चक्की रोई चूल्हा रहा उदास, बहुत दिनों तक चक्की रोई चूल्हा रहा उदास, नागा अर्जुन कह के गए ये बहुत बड़ी बात। बहुत दिनों तक चक्की रोई चूल्हा रहा उदास, नागा अर्जुन कह के गए ये बात। वहीं जो है जिधर अन्याय है उधर जो है शक्ति है, जिधर अन्याय है उधर क्या है? शक्ति है। निराला की है, जिधर अन्याय है उधर क्या है? शक्ति है। तो निराला कहते हैं नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो ये कौन कह सकते हैं आप बताइए? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो ये प्रसाद कह सकते हैं। जयशंकर प्रसाद ही ऐसे कवि हैं जो कहते हैं नारी तुम केवल श्रद्धा हो। सिंहासन खाली करो जनता आती है, तो ये किनकी हो जाएगी? सिंहासन दिनकर की हो जाएगी। दिन में जो है सिंहासन खाली होना चाहिए, दिनकर की है। आइए व्याख्या हम देखते हैं। तो जिधर अन्याय है उधर उधर शक्ति, ये राम की शक्ति पूजा से जो है निराला की पंक्ति है, इसकी है निराला की पंक्ति है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो कामायनी की पंक्ति है, ये प्रसाद जयशंकर प्रसाद की है, कामायनी कविता से ली गई है। और बहुत दिनों तक चक्की रोई चूल्हा रहा उदास, अकाल और उसके बादल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अकाल और उसके बाद से कविता से कौन सी पंक्ति ली गई है? बहुत दिनों तक चक्की रोई चूल्हा रहा उदास, नागा अर्जुन की है। और जो है अकाल आएगा तभी तो जो है चक्की रोएगा और चूल्हा उदास रहेगा, चक्की में पीसेगा नहीं तो वो खाएगा कहाँ से? वहीं जो है सिंहासन खाली करो जनता आती है, ये दिल्ली
दिल्ली एक जो है कविता है जो दिनकर की है, दिल्ली कविता दिनकर की है, जिसमें कहते हैं सिंहासन खाली करो जनता आती है। वहीं जो है सोच रहा हूँ जटिल जगत पर जीवन पर जन मन से ग्राम्य पंथ की है। सोच रहा हूँ जटिल जगत पर जीवन पर जो है जन मन से, ये जो है ग्राम्य पंथ की है। और जिधर अन्याय है उधर शक्ति है, राम की शक्ति पूजा से है। अगला देखिएगा प्रश्न है, विद्या को जो है उसकी जो है रचना के साथ सुमेलित कीजिए विधा को, है ना। कविता जो है पहला गिरमिटिया, कहानी देहांत, और जो है उपन्यास से जो है अशोक के फूल, नाटक के जो है शहादत नामा, और जो है क्या है अबूतर कबूतर। देखिए मिलाइएगा कौन सा सही है। आपको मैं बता दे कि जो है कविता किसकी है, कविता जो है कविता अबूतर कबूतर। वहीं जो है कहानी जो है अबूतर कबूतर क्या है, कविता है, लेकिन अभी तुरंत पढ़े थे। और जो है अबूतर कबूतर कविता है, कहानी हो जाएगी कौन सी, हाँ शहादत नामा कहानी है। उपन्यास हो जाएगी पहला गिरमिटिया, उपन्यास है। नाटक हो जाएगा कौन सा, देहांत। चलिए देखते हैं व्याख्या। पहला गिरमिटिया 1999 की है जो उपन्यास है। देहांत 1987 की है जो नंद किशोर आचार्य की नाटक है। अशोक के फूल जो है 1948 का हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है निबंध है। शहादत नामा जो है जितेंद्र भाटिया का है, कहानी है। और अबूतर कबूतर 1984 का है, उदय प्रकाश से कवित का है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पात्र को जो है उसके कीर्ति के साथ सम्मिलित कीजिए। और न्यूनिया नदी के दीप, राय साहेब, मैला आंचल, प्रशांत महाभोज, रेखा गौदान, बाणभट्ट की आत्मकथा। मिलान कीजिएगा जी। आपका बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। चलिए बी नंबर देखते हैं क्या है, एक बार मिला लेते हैं, है ना। न्यूनिया जो है, न्यूनिया बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। राय साहेब जो है किसके पात्र हैं, राय साहेब जो है गौदान के पात्र हैं, राय साहेब गौदान के पात्र हैं। और जो है प्रशांत जो है ये मैला आंचल, और रेखा जो है ये रेखा किसका पात्र हो जाएगी, नदी के दीप के। आइए व्याख्या देखते हैं। नदी के दीप जो है इसमें जो 1951 का है अज्ञे का है, और रेखा भुवन और गौड़ा इनके पात्र हैं। मैला आंचल जो है 1954 का है, रेणु का है, फणेश्वर नाथ रेणु का है, जिसका पात्र है प्रशांत। बनारसी दास से कमली और कालीचरण लक्ष्मी। महाभोज 1979 का है, मनु भंडारी का है। विशेषर्य सुकुल्य बाबू, जोरावर दास साहेब, ये सब इनके पात्र हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनकी और व्याख्या है। गौदान का याद रखिए 1936 है, प्रेमचंद की है। इसके पात्र बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, राय साहेब, होड़ी, गोबर, धनिया, भोला। ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो बन गया है, क्योंकि जो है 50% सॉल्व जब तक ना हो तो फिर कैसे छोड़ सकते हैं। आप लोग जुड़े रहिए और जो है पेशेंस बना के रखिए, है ना। बहुत कम ही प्रश्न है, 10 प्रश्न है, हम जल्दी जल्दी इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक सिर्फ ये क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो थोड़ा सा लॉन्ग वाला जो है इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, बाद बाकी गद्यांश सब में समय नहीं लगेगा। देखिए आइए देख लेते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 की, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जो है इसके पात्र हो न्यूनिया, महामाया और सुचरिता बाणभट्ट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। नाटक को उसके जो है पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। चंद्रगुप्त विलोम, आषाढ़ का एक दिन, ओंकारनाथ हैं। सूर्य की जो है अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, मेघराज, और कहते हैं देहांत, सिंहरन या पुरु। तो
आइए इसका व्याख्या देखते हैं, बी नंबर आंसर है। आइए व्याख्या दें। चंद्रगुप्त जो है 1931 का है, जयशंकर प्रसाद का आपको पता ही है। सिंघरन आम्बिक, राक्षस, सेल्यूकस, कार्नेलिया और कल्याणी। जयशंकर प्रसाद का जो है चंद्रगुप्त के पात्र कौन कौन है? सिंघरन, आम्बिक, राक्षस, सेल्यूकस, कार्नेलिया और कल्याणी। आषाढ़ का एक दिन 1958 का है। मोहन राकेश का है। विलोम, मातुल, मालविका, अंबिका, कालिदास और दंतुल। वहीं जो है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 का है। सुरेंद्र वर्मा का है। ओंकार नाथ इसके पात्र हैं। देहांत जो है देहांतर 1987 की है। नंद किशोर आचार्य की है। पुरु, ययाति और शर्मिष्ठा और देवयानी इनके पात्र हैं। 40 से 44 तक प्रश्न जो है गद्यांश है। आइए गद्यांश पढ़ लेते हैं। इससे जो है आपको इस तरह का यदि प्रश्न बनता है तो आपको आसान हो जाता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में। और जो है आप भी ध्यान रखें, गद्यांश से जब भी प्रश्न बने तो गद्यांश से ही आपको ढूंढना है। देखिए, आइए देखते हैं। कालिदास से सब युगों से जो है अच्छा है, क्योंकि जो है उसमें जो है मानस पाप्य का कुछ फल नहीं होता, किंतु जो है मानस पुण्य का पूरा जो है फल मिलता है। राम का जो है नाम राम से भी बड़ा है। राम का नाम जो है राम से भी बड़ा है। भय को जो है कोई जरूरत नहीं है। योग ने जो है गृहस्थ को जरूरत से ज़्यादा संशयालु बना दिया था। भक्ति ने पूरा आशावादी एक ने मुक्ति को महंगा सौदा बना दिया। दूसरे ने जो है बहुत सस्ता। योग में जो है गलदाश्रु, योग में क्या होता है? गलदाश्रु भावुकता को कोई स्थान नहीं, जो भक्ति पद पर जो है भक्त को जो है कंप, आवेग, जड़ता और जो है रोमागम की आस्था ले आ देती है। वह इस क्षेत्र में जो है अपरिचित थी, और यदि सचमुच ही भाग और जो है विभाग्य कल्पित है और जो है विकल्प बेहद बेकार है। संसार मृग मरीचिका है और परम तत्व विभाग्य और अविभाज्य से परे हैं, सूक्ष्म और स्थूल के अतीत हैं। यदि वे एक रस हैं, समरस्य हैं, तो फिर रोने से होता क्या है? प्रश्न देखिएगा। कलयुग सब युगों से क्यों अच्छा है? कलयुग जो है सब युगों से क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें पाप और पुण्य जो है सामान्य होते हैं। इसमें जो है मानस से पाप का जो है फल मिलता है। इसमें जो है मानस से पाप का मनुष्य को दंड नहीं होता। इसमें जो है मानस से पुण्य का फल मिलता है। मानस पुण्य का क्या मिलता है? फल मिलता है। इसीलिए कलयुग जो है सब युगों से क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें मानस से पुण्य का जो है फल मिलता है। भक्ति ने जो है मुक्ति को क्यों सस्ता बना दिया? भक्ति ने मुक्ति को क्यों सस्ता बना दिया? भक्ति साधना कठिन नहीं है, या भक्ति की जो है दृष्टि से जो है मुक्ति का जो है कोई महत्व नहीं। तो यही कहते हैं, भक्ति की दृष्टि से मुक्ति का कोई महत्व नहीं। यही जो है भक्ति ने जो है मुक्ति को इसलिए सस्ता बना दिया। अगला प्रश्न है, योग में जो है गलदस्रु भावता को जो है क्यों स्थान नहीं है? तो क्योंकि योग में भावना को स्थान नहीं है, इसलिए। अगला प्रश्न है कि योग और भक्ति ने जो है गृहस्थ को जो है किस रूप में प्रभावित किया है? गृहस्थ के लिए योग्य साधना कठिन है, या भक्ति समरस्य है, या योग में दुष्यता है? यही अभी पढ़े थे पंक्ति में, तो यही दूसरा नंबर हो जाएगा। परम तत्व क्या है? परम तत्व जो है वह अखंड चेतना स्वरूप है, या वह अविभाज्य से परे है? यही हो जाएगा बी नंबर, विभाग अविभाग से परे है। स्थापना और जो है तर्क देखिए, इस तरह के यदि स्थापना और तर्क आता है तो आप आसानी से बना सकें।
तो इसलिए हम इस प्रश्न का अभ्यास करते हैं। चलिए, आंतरिक संवेद भावों की जो है रसाग्रही अभिव्यक्ति कविता है। तर्क कहता है क्योंकि कविता लोकरंजक से जुड़ी हुई है, तो इसका पहला कथन सही है। आंतरिक संवेद भावों की जो है रसाग्रही अभिव्यक्ति कविता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहते हैं कि स्थापना कहते हैं दंड कोप का ही एक जो है विधान है। तर्क कहते हैं क्योंकि दंड से जो है कोप्समन होता है, तो इसका बी नंबर हो जाएगा। दोनों सही है, दंड कोप का ही एक विधान है और क्योंकि दंड से जो है कोपमन्य होता है। अगला है, स्थापना कहते हैं श्रद्धा का जो है मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना। तर्क कहते हैं क्योंकि जो है स्वार्थियों और जो है अभिमानियों के जो है हृदय में श्रद्धा टिक सकती है, तो इसका जो हो जाएगा, तो पहला ही सही है। श्रद्धा का मूल तत्व क्या है? दूसरों का जो है महत्व को स्वीकारना, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा। स्थापना देखिए, सबसे जो है मधुर या जो है रसमयी जो वांग्य धारा वही है जो करुण प्रसंग लेकर जो है चले। तर्क कहते हैं कविता में करुण प्रसंग अनिवार्य है, तो ये दोनों जो है पहला वाला सही है। सबसे मधुर या जो है रसमयी वांग्य धारा वही है जो करुण्य प्रसंग लेकर चले। आज 49 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रेमचंद ने जो है साहित्य में मनुष्य के जो है स्वतत्व का जो है अन्वेषण किया या जो है तर्क कहते हैं प्रेमचंद की रचना कल्पनाश्रित है, तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा कल्पनाश्रित नहीं है। प्रेमचंद ने जो है क्या किया? साहित्य में मनुष्य की जो है स्वतत्व का जो अन्वेषण किया है। और लास्ट आज का प्रश्न हो जाएगा। आज तो 20 मिनट अधिक लग गया, चलिए कोई बात ना है, अगले से जो है हम थोड़ा कोशिश करेंगे इसे जल्दी ख़त्म करने का। ज़्यादा लंबा हो जाता है तो देखने में भी लगने लगता है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। चलिए देखिए, लास्ट है स्थापना देखिए। कबीर क्रांतिकारी जो है कवि हैं। तर्क जो है वीर और जो है ओज उनकी जो है कविता के मुख्य स्वर हैं, तो ये जो है दूसरा गलत है। कबीर क्रांतिकारी कवि है, ये सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो कबीर को क्या कहा है? क्रांतिकारी कवि स्वीकारा है। इम्पोर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्रांतिकारी कवि स्वीकारा है। कबीर की जो है कविता का मुख्य स्वर जो है अद्भुत, शांत, प्रतीक, योजना, स्वरूप, विधान का यथार्थ बोधता इत्यादि है। आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह की वीडियो लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें, ताकि जो है हम इसी तरह की वीडियो आगे लगातार 2025 तक के नेट जीआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा सके। धन्यवाद।